विष्णुपुर एक बहुत ही अजीब गांव है और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है वहां का सिंगर रॉय परिवार। इस खानदान की इकलौती वारिस आम्रपाली, जिसे सब पोली भी बोलते हैं, अपनी शादी के मंडप में ही अचानक मर जाती है। लेकिन इस मौत का तार एक बुजुर्ग औरत की पालतू बिल्ली की मौत से जुड़ा है। तो आज हम देखेंगे एक लेटेस्ट बंगाली वेब सीरीज जिसमें कोई परियों की कहानी नहीं बल्कि सस्पेंस और डर का माहौल है। कहानी शुरू होती है विष्णुपुर के राजघराने को दिखाते हुए। आज आम्रपाली की शादी की बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही है। आम्रपाली को मंडप में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीढ़ा पर बैठती है उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक ठाकू माँ मतलब के दादी अपनी पोती मुस्कान के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। वहाँ वो हरी नाम के किसी के खून की रिपोर्ट लिखवाने आई थी। पुलिस ऑफिसर बृहस्पति बहुत सीरियस होकर रिपोर्ट लिख रहा होता है। दादी बोलती है, खाना खिलाते समय बेला और फोंटे तो आए थे पर हरी नहीं आया। फिर अचानक हरी दीवार से कूद गया और उसकी मौत हो गई। ऑफिसर हैरान होकर पूछता है, वो दरवाजे से क्यों नहीं आया और ये बेला और फोंटे कौन है? तब पोती मुस्कान बताती है, दरअसल हरी दादी की पालतू बिल्ली है और बाकी दोनों उसके बच्चे हैं। ऑफिसर अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि वो इसे एक मामूली बिल्ली की मौत समझता है, लेकिन दादी उसे समझाती है कि यह हादसा नहीं, मर्डर है। हरी की लाश खून से लथपथ मिली थी और उसके गले पर किसी धारदार चीज का निशान था। सबसे बड़ी बात, बिल्ली के गले की घंटी के साथ एक चिट्ठी बंधी थी। चिट्ठी पर लिखा था, मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर ही रहो, दूसरों के खून का राज खोलने जाओगे तो अपने प्यारों को भी खो दोगे। ऑफिसर पूछता है, आप तो यहीं रहते हैं तो मेहमान किसे कहा गया है? तब मुस्कान बताती है कि वो लंदन में रहती है और अपनी दोस्त आम्रपाली की शादी में यहाँ आई थी। यानी ये धमकी मुस्कान के लिए थी। दादी को शक है कि बिल्ली का मर्डर और राजघराने की वारिस आम्रपाली की मौत के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ आम्रपाली की शादी हो रही थी। आम्रपाली प्रताप सिंह रॉय की एक इकलौती भतीजी थी और पूरे खानदान की वारिस, इसलिए उसकी शादी इतनी धूमधाम से हो रही थी। लेकिन खुशियों के बीच मौत का साया पहले से ही मंडरा रहा था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। ऑफिसर बृहस्पति बोलता है कि शादी के रस्मों में इस तरह पीढ़ा से गिरने से हादसा तो हो सकता है। इस पर ठाकू माँ मतलब के दादी बोलती है कि आज तक तुमने कितने लोगों को पीढ़ा से गिरकर मरते हुए सुना है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। फ्लैशबैक देखते हैं शादी वाले दिन जब आम्रपाली की मौत हुई थी तो दादी ने उसका पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया था। प्रताप सिंह रॉय और उसका पूरा परिवार इसके खिलाफ था। वो नहीं चाहते कि लाश की चीड़-फाड़ हो, लेकिन दादी की जिद के आगे आम्रपाली की माँ मालिनी मान गई और पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गई। प्रेजेंट में ऑफिसर बृहस्पति समझ जाता है कि पोस्टमार्टम की बात छेड़ने की वजह से ही दादी और मुस्कान को धमकी मिली है। इसका मतलब साफ है कि आम्रपाली की मौत कुदरती नहीं थी। दादी पुलिस से बोलती है कि उन्हें आम्रपाली के साथ साथ उनकी बिल्ली हरी के कातिल को भी पकड़ना होगा। थाने से निकलते वक्त एक अनजान आदमी उनका पीछा करने लगता है। रास्ते में दादी मुस्कान को बताती है कि उन्हें उस पुलिस वाले पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो बहुत नर्वस लग रहा था। मुस्कान बोलती है, दादी आप तो पूरी डिटेक्टिव हैं। दादी हंसकर बोलती है कि उनके डिटेक्टिव वाले दिमाग की वजह से ही गांव में कोई भी चीज अगर खो जाती है तो सबसे पहले उन्हें ही बुलाया जाता है। तभी पीछा करने वाला आदमी उनके पास आता है। उसका नाम है रोनो जॉय पाल। वो दादी को एक पुरानी डायरी देता है और बोलता है, मैं रद्दी का काम करता हूँ। सिंह रॉय परिवार के पुराने कागजात मेरी दुकान पर आते हैं। शादी की सुबह बहुत सारे कागज आए थे, उनमें ये डायरी भी थी। मुस्कान चेक करती है तो पता चलता है वो डायरी आम्रपाली की है। इसके बाद हम प्रताप सिंह रॉय को देखते हैं जिसकी अपने असिस्टेंट गुड्डू से किसी बात पर बहस हो जाती है और गुड्डू गुस्से में वहां से निकल जाता है। तभी दादी और मुस्कान आम्रपाली की दादी सरोजा देवी के कमरे में जाती हैं। सरोज देवी को पैरालिसिस है और वो व्हीलचेयर पर ही रहती है। प्रताप की पत्नी संध्या उनसे श्लोक पढ़ने को बोलती है ताकि वो ठीक रहे। घर के माहौल में आम्रपाली की मौत का दुख कम और रहस्य ज्यादा लग रहा है। तभी आदित्य मतलब आम्रपाली के पिता अंदर आते हैं और चौंकाने वाली खबर देते हैं। वो कहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और आम्रपाली के खून में पॉइजन मिला है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन दादी के चेहरे पर एक अजीब भाव आता है क्योंकि उनका शक सही साबित हुआ। आम्रपाली का मर्डर हुआ है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ शादी वाले दिन गुड्डू गुस्से में घर की नौकरानी मिनोती को खींचकर एक सुनसान जगह ले जा रहा था। वो नौकरानी मिनोती को ताना मारते हुए बोलता है, तुम लोग तो इस घर की सगी बेटियां नहीं हो, सिर्फ काम वाली हो। मुझे देखो, मैं इस घर का लड़का होने के बावजूद अब पार्टी का काम संभाल रहा हूँ। मिनोती बोल नहीं सकती, इसीलिए वो उसे इशारे से चुप रहने को बोलकर वहां से चली जाती है। मिनोती अपने पति हारू को भी शादी में लाई थी। सीन बदलता है और हम गुड्डू को एक सुनसान जगह पर किसी से अपने पैसों के बारे में बात करते हुए देखते हैं। बात करते करते अचानक गुड्डू की तबीयत बिगड़ती है और वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। एक रहस्यमय आदमी आता है और उसकी लाश उठाकर ले जाता है, पर उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर सिंह रॉय परिवार में आम्रपाली की बॉडी लाई जाती है। एक रिपोर्टर जिसका नाम वेद है वो
न्यूज कवर करने लगता है। वो मुस्कान का इंटरव्यू लेना चाहता है पर मुस्कान मना कर देती है कि वो इस घर की सदस्य नहीं बस एक दोस्त है। ऑफिसर बृहस्पति वहां आता है और आम्रपाली के होने वाले पति जयंतो को कल तक वहीं रुकने को बोलता है। दादी ऑफिसर बृहस्पति को धमकी देती है कि अगर उसने उन्हें आम्रपाली के केस की पूछताछ में शामिल नहीं किया तो वो रोज थाने आकर बैठ जाएगी। मजबूरी में ऑफिसर मान जाता है। रात को शमशान से लौटते वक्त मुस्कान देखती है कि आम्रपाली का कजन भाई औरित्रा अपनी मां अनु से बुरी तरह लड़ रहा है। अनु को शक होता है कि क्या आम्रपाली के खून में उसके बेटे का हाथ है। औरित्रो रोते हुए चिल्लाता है कि वो कातिल नहीं है। दादी आम्रपाली की वो पुरानी डायरी पढ़ रही थी। डायरी में लिखा था कि जब वो विदेश से वापस आई तो जायदाद के बंटवारे को लेकर घर में बहुत बड़े झगड़े हुए। औरित्रो ने आम्रपाली के पिता आदित्य पर आरोप लगाया था कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने आए हैं। आम्रपाली ने लिखा था कि शायद उसका घर आना किसी को अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह दादी अपने घर में एक बोर्ड लगाती और मुस्कान से बोलती है, अब हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो एक एक करके सारे शक के दायरे में आने वाले लोगों के नाम बोर्ड पर लिखवाती है। सबसे पहले जयंतो का नाम, फिर परिवार के बाकी सदस्यों का, लेकिन सबसे आखिर में वो प्रताप सिंह रॉय का नाम एक लौंग से बोर्ड पर अटकाती है जो दर्शाता है कि उनका सबसे बड़ा शक उसी पर है। अगले दिन दादी और मुस्कान सिंह रॉय के घर पहुंचते हैं जहां पुलिस वाले पहले से मौजूद होते हैं। मुस्कान क्रिमिनल साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, इसलिए ऑफिसर बृहस्पति उसे अपनी मदद के लिए साथ रख लेता है। प्रताप नहीं चाहता कि दादी जांच में दखल दे पर आम्रपाली की मां मालिनी दादी का साथ देती है क्योंकि दादी के वजह से ही पोस्टमार्टम हो पाया था। मालिनी रोते हुए दादी से गुहार लगाती है कि वो उसके बेटी के कातिल को ढूंढ निकाले। इसके बाद ऑफिसर बृहस्पति पूछताछ शुरू करते हैं। दादी बहुत ध्यान से होने वाले दामाद जयंतो को सिर से पैर तक देखती है। वो गौर करती है कि जयंतो के पैरों में खुजली की बीमारी है और वो बार बार अपने पैर खुजला रहा है। जब आम्रपाली के पिता आदित्य से पूछा जाता है कि उन्होंने विदेश में रहने वाली बेटी की शादी यहाँ गाँव में क्यों तय की तो वो बोलते हैं कि उनकी सारी जायदाद यही है और लड़का भी यहीं का है। दादी समझ जाती है कि उनका अंदाजा सही था। दादी को शक होता है और वो मन ही मन सोचती है कि अरेंज मैरिज में किसी कमी वाले लड़के से लड़की की शादी तभी की जाती है जब लड़की में कोई कमी हो। मुस्कान को तब याद आता है कि आम्रपाली को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी थी, इसकी वजह से वो किसी भी चीज का स्वाद या खुशबू महसूस नहीं कर सकती थी। दादी समझ जाती है कि उनका अंदाजा सही था। पूछताछ में प्रताप सिंह रॉय की पत्नी संध्या मान लेती है कि जायदाद को लेकर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसे औरित्रो ने शुरू किया था। औरित्रो उस दिन पूछताछ के लिए घर पर नहीं था जिससे पुलिस का शक उस पर गहरा जाता है। दादी मालिनी से पूछती है कि शादी में खाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया था। मालिनी विपिन का नाम लेती है। तभी कहानी में एक चौंकाने वाली खबर आती है। रद्दी की दुकान का मालिक रोनोजॉय पाल, जिसने दादी को आम्रपाली की डायरी भी दी थी, अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गया। दादी को तुरंत शक होता है कि ये कुदरती मौत नहीं है बल्कि उसे चुप कराने के लिए मारा गया है क्योंकि उसके पास आम्रपाली की डायरी थी। दादी भागकर ऑफिसर बृहस्पति के पास जाती है और रोनोजॉय का पोस्टमार्टम कराने को बोलती है। ऑफिसर चिढ़ जाता है और बोलता है पोस्टमार्टम कोई मजाक नहीं होता, मैं एक मामूली डायरी के आधार पर पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। दादी गुस्से में ऑफिसर के हाथ से डायरी छीन लेती है और वहां से जाने लगती है। जाते जाते वो ऑफिसर से बोलती है, जब कैटरर विपिन आए तो मुझे खबर कर देना। ऑफिसर मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि अब कैटरर से क्या पूछताछ करना है, पर दादी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दादी ऑफिसर बृहस्पति को समझाती है कि आम्रपाली शादी की रस्मों से पहले खाली पेट नहीं थी, उसने घर का खाना खाया था, इसलिए कैटरर विपिन से पूछताछ करना बहुत जरूरी है। ऑफिसर अपनी बेइज्जती बचाने के लिए फौरन मान जाता है। इधर सिंह रॉय परिवार के घर में सामान समेटते वक्त पता चलता है कि एक बड़ा फ्रीजर गायब है, पर मातम का घर होने के कारण कोई उस पर ध्यान नहीं देता। दादी और मुस्कान अब रोनोजॉय की रद्दी की दुकान पर पहुंचती है। वहां दादी एक औरत को उसकी पत्नी समझकर संभालने लगती है पर वो मना कर देती है। रोनोजॉय को दोस्त बताते हैं कि वो सुबह बिल्कुल ठीक था पर अचानक चाय पीने के बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। दादी की जासूसी नजरों ने दुकान में चाय का एक कप देखा और उन्हें समझ आ गया कि आखिरी वक्त में उसने चाय पी थी। वहीं पुरानी कागजों के ढेर में उन्हें प्रताप सिंह रॉय के घर की एक फाइल मिलती है जिसमें वही गीता का श्लोक लिखा था जो आम्रपाली की लकवाग्रस्त दादी पढ़ती थी। विष्णु मंदिर के बाहर हारू मतलब नौकरानी मिनोती का पति चाय बेच रहा था। वहाँ कुछ लोग गुड्डू के गायब होने की चर्चा कर रहे थे जिसे सुनकर हारू के चेहरे पर अजीब से भाव आते हैं। अगले दिन ऑफिसर बृहस्पति दादी और मुस्कान की मौजूदगी में घर के नौकरों से पूछताछ करते
करता है। नौकरानी बीनी बोलती है कि घर में सब अच्छे हैं, शायद किसी बाहरी दुश्मन ने खून किया है। जब हारू की बारी आती है तो वो बहुत जल्दबाजी में दिखता है और बोलता है उसे चाय बेचने जाना है। दादी कुछ सोचकर अपनी चाय उसे वापस दे देती है। घर लौटते समय मुस्कान पूछती है क्या मीनोती सच में गूंगी है? उसने शादी में उसे शादी की आवाज देते सुना था, वही जो बंगाली में उलूलू करते वो। दादी बोलती है कि वो शायद मजाक में कर रही थी। दादी का ध्यान अब चाय पर है क्योंकि रोनोजय ने भी चाय पी थी और हारू भी चाय बेचता था। तभी रास्ते में दादी देखती है कि आम्रपाली का होने वाला पति जॉयन तो एक लड़की के साथ बहुत करीब खड़ा है, जिसकी मंगेतर 4 दिन पहले मरी हो। उसका इतना जल्दी किसी और के साथ दिखना दादी को खटक जाता है। तभी अचानक एक बुर्का पहनने वाली औरत आती है और मुस्कान का बैग छीनने की कोशिश करती है। दादी अपनी सुपारी काटने वाली सरोता से उस औरत के सिर पर वार करती है। वो औरत बैग छोड़कर भाग जाती है, लेकिन भागते वक्त दादी उसकी उंगली में एक चांदी की कछुए वाली अंगूठी देख लेती है। घर पहुंचकर ठाकुमा मतलब के दादी सोच में डूबी हुई है। उन्हें याद आता है कि जिस बुर्का वाली औरत ने मुस्कान का बैग छीनने की कोशिश की थी उसने वैसा ही अंगूठी पहना था जैसे नौकरानी मीनोती पहनती है। जब मुस्कान अपना बैग चेक करती है तो उसमें से एक डरावनी चिट्ठी निकलती है। उसमें लिखा था, एक बिल्ली मरी तो दादी हिली, लेकिन अगर अब नहीं रुकी तो सब मरेंगे। दादी समझ जाती है कि वो औरत बैग चोरी करने नहीं बल्कि ये धमकी देने आई थी। इसी बीच कुछ बच्चे दीवार के पास क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनका बॉल एक पुराने बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ एक बच्चा जब बॉल ढूंढने जाता है तो उसे वहीं गायब हुआ फ्रीजर मिलता है। बच्चा जैसे ही फ्रीजर खोलता है वो डर के मारे चीख पड़ता है। अंदर गुड्डू की लाश थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुड्डू जहर के असर से गिरा था और एक अनजान आदमी ने उसे उस फ्रीजर में बंद कर दिया था। दादी और मुस्कान लकवाग्रस्त सरोज देवी से मिलने जाते हैं। बातों बातों में सरोज बताती है कि वो जन्म से अपाहिज नहीं थी बल्कि दुर्गा पूजा के समय बाथरूम में ग्लिसरीन की वजह से फिसल कर गिर गई थी। दादी को ये बात बहुत अजीब लगती है कि बाथरूम में ग्लिसरीन कहाँ से आई। उसे शक होता है कि ये भी कोई साजिश थी। आम्रपाली के श्राद्ध के दौरान औरित्रो बहुत डरा हुआ है और काफी अजीब व्यवहार कर रहा था। असल में वो ड्रग एडिक्ट है और नशा न मिलने की वजह से वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। दादी मुस्कान को समझाती है कि नशे की हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है। आम्रपाली के आने से औरित्रो को लगा कि सारी जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए उसका मोटिव साफ है। दादी जयंतो को भी रेड फ्लैग मानती है। वो कहती है कि जिसकी मंगेतर 4 दिन पहले मरी हो वो किसी और लड़की के साथ रोमांस कैसे कर सकता है। लेकिन अगर मकसद जायदाद होती तो खून शादी के बाद होता, पहले नहीं। घर लौटकर दादी मुस्कान से बोर्ड पर मीनोती का नाम लिखने को बोलती है। मुस्कान बोलती है वो तो बोल भी नहीं सकती। तो दादी जवाब देती है खून करने के लिए आवाज की नहीं इरादे की जरूरत होती है। दादी को पक्का यकीन है कि वो बुर्का वाली औरत मीनोती ही थी क्योंकि उसकी अंगूठी गायब है। रात के समय ऑफिसर बृहस्पति अपनी टीम के साथ उस पुराने अहाते में जाते हैं जहां गुड्डू की लाश मिली थी। गांव के लोग इस मौत के लिए प्रताप को जिम्मेदार मान रहे थे। दूसरी तरफ मुस्कान रद्दी वाले रोनोजॉय के घर जाती है जहां रिपोर्टर वेद भी इंटरव्यू लेने पहुंचा था। मुस्कान वहां रोनोजॉय की पत्नी से उस डायरी के बारे में पूछती है। पत्नी बताती है कि प्रताप के घर से आए पुराने कागजों में एक डायरी तो थी जिसे रोनोजॉय ने अलग रखा था, लेकिन उसकी मौत के बाद वो डायरी अब कहीं मिल नहीं रही। मुस्कान बातों बातों में ये इशारा करती है कि शायद रोनोजॉय की मौत भी एक मर्डर है, जिसे सुनकर रिपोर्टर वेद डर के मारे चिल्लाने लगता है। थाने में दादी और ऑफिसर बृहस्पति के सामने कैटरर विपिन बैठा है। वो डर के मारे रो रहा था। ऑफिसर उसे पूछता है उसका फ्रीजर चोरी हुआ तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। विपिन बोलता है कि मातम का घर था इसलिए उसे किसी ने बताया नहीं। दादी उसे शांत करती है और बातों बातों में उसका फोन नंबर और कार्ड ले लेती है। दादी ऑफिसर को साफ कह देती है कि मर्डर विपिन ने नहीं किया। इसके बाद मुस्कान और रिपोर्टर वेद ऑटो से घर लौटते हैं। मुस्कान वेद से पूछती है क्या वह गांव के ऐसे किसी इलाके को जानता है जहां बुजुर्ग लोग धर्म और पुराणों की चर्चा करते हैं। वेद बताता है आमतौर पर सब विष्णु मंदिर में ही बैठते हैं। घर पहुंचकर दादी मुस्कान को एक बहुत बड़ा राज बताती है। वो कहती है कि इन मर्डर्स में एक पैटर्न है। आम्रपाली की मौत सिंह रॉय परिवार के घर में हुई जहाँ कुल देवता कृष्ण है। रोनाजॉय की दुकान में गीता के श्लोक वाला कागज मिला। गुड्डू की लाश जहाँ मिली वहाँ ठीक पीछे विष्णु मंदिर है। दादी समझ जाती है कि कातिल कृष्ण और विष्णु से जुड़े संकेतों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए दादी अब उन मंदिरों और धर्म सभाओं की तलाश कर रही है जहां इस तरह की चर्चा होती है। उधर सिंह रॉय परिवार में आदित्य अपने भाई प्रताप पर आरोप लगाता है कि सब कह रहे हैं कि गुड्डू को तुम नहीं मारा। प्रताप गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि किसी का खून करके लाश अपनी ही जमीन में छोड़ दूंगा। इसी बीच संध्या और अनु औरित्रो के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है, पर औरित्रो ने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था। बहुत आवाज
देने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग धक्का देकर अंदर घुसते हैं। कमरे के अंदर ऑरित्रो बेहोश पड़ा था। अनु ने उसे बहुत जगाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। ध्यान से देखने पर पता चला कि ऑरित्रो मर चुका है। इसके बाद वो दो छोटी लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो खेल रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी आती है और उन्हें कुचल देती है। ये लड़कियां कौन है ये आगे पता चलेगा। इधर ऑरित्रो की मौत की जांच करने ऑफिसर बृहस्पति फिर से सिंह रॉय परिवार के घर पहुंचता है। वो प्रताप से पूछता है कि ऑरित्रो को नशे की लत कब से थी। प्रताप बोलता है कि ये कई सालों से चल रहा है, उसने अपनी पढ़ाई और नौकरी भी छोड़ दी थी। जब ऑफिसर पूछता है क्या ऑरित्रो के पिता को खबर दी गई तो आदित्य भड़क जाता है और बोलता है कि जिस आदमी ने 20 साल से सुध नहीं ली उसे बुलाने की क्या जरूरत। अनु रोते हुए बोलती है कि वो खुद पोस्टमार्टम के कागजों पर साइन करेगी और अपने बेटे के कातिलों को नहीं छोड़ेगी। घर पर ठाकुमा मतलब दादी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वो मुस्कान से कहती है कि 3 मर्डर हो चुके हैं और मेरी बिल्ली हरी भी मारी गई। मुझे लगता है कि यह लिस्ट अभी और लंबी होगी। दादी इमोशनल होकर मुस्कान से बोलती है उन्होंने अपना बेटा खो दिया और अब वो अपनी पोती को नहीं खोना चाहती। मुस्कान अपनी दादी से उनके बेटे यानी कि अपने पिता के लिए लिखे हुए जासूसी किताब के बारे में पूछती है पर दादी चिढ़कर बोलती है कि उनके पास एक भी कॉपी नहीं है। इससे साफ हो जाता है कि मुस्कान की माँ और दादी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रात में ऑफिसर बृहस्पति दादी को थाने बुलाता है। उनके साथ रिपोर्टर वेद भी आता है। ऑफिसर काफी टेंशन में है क्योंकि एक ही घर में भाई बहन की मौत हो गई और प्रताप काफी रेस्पेक्टेड आदमी है। थाने में दादी अम्रपाल की डायरी पढ़कर सुनाती है। डायरी में एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। अम्रपाली को स्वाद और खुशबू न आने की बीमारी जन्म से नहीं थी बल्कि बचपन में किसी ट्रॉमा की वजह से उसे यह बीमारी हुई। ऑफिसर बृहस्पति को यकीन हो गया कि अम्रपाली की मौत का तार उसके बचपन के किसी हादसे से जुड़ा है। वो दादी से पूछता है क्या वो इस परिवार के बारे में कुछ जानती है। दादी बताती है कि सिंह रॉय परिवार बहुत ही बंद मिजाज का है। वो बाहरी लोगों से मतलब नहीं रखते हैं, इसीलिए उनके राज घर के अंदर ही दबे रहते हैं। दादी ऑफिसर को सलाह देती है कि वो ऑरित्रो का भी टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाए। दादी जब ऑरित्रो की मौत वाली जगह की तस्वीरें देखती है तो गौर करती है कि उसके लाश के पास रखे कुशन पर मोर पंख बना हुआ है, पहले कृष्ण और अब मोर पंख। दादी समझ जाती है कि कातिल कृष्ण से जुड़े संकेत छोड़ रहा है पर वो ऑफिसर को कुछ नहीं बताती क्योंकि उन्हें पता है कि ऑफिसर का दिमाग इतना तेज नहीं है। वो उसे ताना मारकर वहां से निकल जाती है। घर लौटते समय एक बाइक वाला जानबूझकर दादी और मुस्कान को टक्कर मारने की कोशिश करता है। दादी और मुस्कान तो बच जाती है पर बेचारा रिपोर्टर वेद घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि गुड्डू को सरबेरा ओडोलम नाम का एक घातक जहर दिया गया था। मुस्कान हॉस्पिटल जाकर वेद से माफी मांगती है कि और उसका छुपा हुआ आर्टिकल दिखाती है जिसे देखकर वेद काफी खुश होता है। यहाँ वेद और मुस्कान की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती दिख रही है जिसे देखकर वेद के दादाजी भी मुस्कुराते हैं। इधर दादी घर पर जयंतो से पूछताछ करती है। पहले तो वो घबरा जाता है पर फिर सच उगल देता है। वो बताता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है लेकिन उसके पिता इस शादी के खिलाफ थे। प्रताप ने जयंतो के पिता को लालच दिया था कि अगर वो आम्रपाली से शादी कर लेगा तो उसे कोलकाता में एक आलीशान 4 BHK फ्लैट मिलेगा। जयंतो का प्लान था कि वो शादी करके प्रॉपर्टी हड़प लेगा और फिर आम्रपाली को तलाक देकर अपनी प्रेमिका से शादी कर लेगा। दादी ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है कि उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ ऐसा खेल रचा। जयंतो रोते हुए बोलता है कि उसने लालच जरूर किया पर खून नहीं किया। असल में दादी ने ही जयंतो को एक कविता वाली चिट्ठी भेजकर यहाँ बुलाया था जिसमें उसकी और उसकी प्रेमिका के राज का जिक्र था। जयंतो डर के मारे दादी के पास आता है और कसम खाता है कि उसने आम्रपाली को नहीं मारा। वो कहता है कि शादी ना होने से तो उसी का नुकसान हुआ है, उसे फ्लैट और जायदाद नहीं मिली, इसलिए वो उसे क्यों मारेगा। दादी समझ जाती है कि मर्डरर कोई ऐसा है जो बहुत डरा हुआ है या फिर बदले की आग में जल रहा है। दूसरी तरफ ऑफिसर बृहस्पति अकेले में प्रताप से मिलता है। वो कहता है सर सब आप पर शक कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपका परिवार भी। प्रताप उसे पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश करता है पर ऑफिसर मना करता है। वो कहता है कि इस वक्त रिश्वत लेना शक को और बढ़ा देगा। एक रात जब दादी बाजार में खरीदारी कर रही थी तभी नौकरानी मीनोती उसके पास आती है। वो इशारों में बहुत कुछ जरूरी बताने की कोशिश करती है। उसके हाथ में एक गुलाबी रंग की पिंग पोंग बॉल थी जिसे दिखाकर वो कुछ समझाना चाहती थी पर वो बोल नहीं सकती, इसीलिए कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी उसका पति हारू वहां आता है और उसे खींच कर ले जाता है। दादी को लगता है कि मीनोती कोई बड़ा राज जानती है। अगले दिन एक और खौफनाक हादसा होता है। मीनोती अपने घर जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरा डर था। रास्ते में चलते चलते वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब मरने वालों की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। दादी कैटरर विपिन को अपने घर बुलाती और पूछती है कि शादी वाले दिन आम्रपाली ने क्या खाया था। विपिन बताता है वैसे तो दुल्हन कुछ खाती नहीं पर सुना है कि कुछ बच्चों ने उसे हल्का फुल्का
खाना खिलाया था। वो कहता है कि खाना तो सबके लिए एक ही बना था, तो सिर्फ आम्रपाली की तबीयत क्यों बिगड़ी। दादी उसे उस गायब हुए फ्रीजर के बारे में पूछती है। विपिन रोने लगता है क्योंकि उस फ्रीजर की वजह से वो बुरी तरह फंस गया। दादी एक अजीब सवाल पूछती है, क्या उस फ्रीजर की सारी आइसक्रीम खत्म हो गई। विपिन बोलता है नहीं, सभी डिब्बों में थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम बची हुई है। दादी को एक और बात खटकती है। कैटरर विपिन ने कहा था कि उसके फ्रीजर में कुछ आइसक्रीम बची थी, लेकिन जब गुड्डू की लाश मिली तो वो फ्रीजर बिल्कुल खाली थी। आखिर वो आइसक्रीम गई कहाँ। तभी मुस्कान आकर खबर देती है कि नौकरानी मीनूती की भी मौत हो गई। इधर हमें हारू को दिखाया जाता है जिसे अपने घर में फ्रिज में बहुत सारी आइसक्रीम छिपा रखी है और वो उनमें से एक निकाल कर अपनी बेटी को खाने के लिए देता है। सवाल यह है, क्या ये वही चोरी की हुई आइसक्रीम है। सिंघराय परिवार की नौकरानी बिन्नी डर के मारे नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। वो कहती है कि इस घर में किसी की नजर लग गई है, मैं यहाँ रहकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगी। वो बोलती है कि घर में सब बाहर से अच्छे दिखते हैं पर घर के अंदर सब जायदाद के दुश्मन हैं। सिर्फ बड़ी बहू संध्या ही सबकी परवाह करती है। बीनी ये भी बताती है कि शादी की सुबह घर के पुराने कागजात बेचने को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ऑफिसर बृहस्पति बताता है कि मीनूती की लाश के पास से एक पानी की बोतल और वही पिंग पोंग बॉल मिली थी। दादी समझ जाती है कि कातिल ने यहाँ भी अपना संकेत छोड़ा है। तभी खबर आती है कि औरित्रो की रिपोर्ट में वही जहर मिला जो गुड्डू को दिया गया था। अब धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगती हैं। रद्दी वाले रोनोजॉय की पत्नी आकर दादी को एक चौंकाने वाला सच बताती है। वो कहती है कि एक कस्टमर ने देखा था कि जिस दिन रोनोजॉय मरा था उस दिन हारू ही दुकान पर वो श्लोक वाली फाइल बेचने आया था। हारू ने ही रोनोजॉय को चाय पिलाई थी और उस डायरी के बारे में पूछा था। अब दादी का शक सीधा हारू पर जा टिकता है। उधर प्रताप हारू को बुलाकर पैसों का एक बंडल देने की कोशिश करता है और कहता है कि मीनूती उनके परिवार जैसी थी। तभी अनु मतलब औरित्रो की माँ वहां कर हंगामा खड़ा कर देती है। वो चिल्लाकर बोलती है कि पैसों से और कितने लोगों का मुंह बंद करोगे, तुम सब खूनी हो और तुम सब ने मिलकर मेरे बेटे और मीनूती को मारा है। ये सुनकर हारू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला जाता है। दादी, मुस्कान और वेद एक नर्सरी में जाते हैं जहाँ का मालिक बोटनी का एक्सपर्ट है। वो बताता है कि सेराबेरा ओडोलम नाम का ये पेड़ बहुत जहरीला होता है और ज्यादातर केरला जैसे तटीय इलाकों में पाया जाता है। इस पेड़ के फल के बीज इतने खतरनाक होते हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं। इधर हारू की बेटी अपने पिता के लिए बड़े प्यार से आलू काबुली की सब्जी बना रही थी। हारू फोन पर किसी से बहस कर रहा था और बोल रहा था, मैंने आपके कहने पर यह सब किया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सामने वाला फोन काट देता है। हारू अपनी बेटी के हाथ के बनाए हुए सब्जी को खाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब दादी, मुस्कान और ऑफिसर बृहस्पति पुलिस के साथ हारू के घर पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। दरवाजा तोड़ने पर वो देखते हैं कि हारू मर चुका है और उसकी छोटी बेटी कोने में डरी हुई बैठी है। पुलिस बच्ची को अपने साथ थाने ले जाते हैं क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। दादी वहां टेबल पर एक अजीब सा पत्ता देखती है जिसे वो चुपचाप अपने पास रख लेती है। दादी को याद आता है कि मीनूती के बैग से एक बांसुरी मिली थी, लेकिन हारू की बेटी बोलती है कि उनके घर में कोई बांसुरी नहीं बजाता, तो फिर वहां बांसुरी कैसे आई। दादी मंदिर के पास एक काले कविराज से मिलने जाती है और उन्हें वो पत्ता दिखाती है। कविराज बताते हैं कि ये केरला का एक जहरीला पत्ता है और यहाँ इसका मिलना बहुत मुश्किल और महंगा है। वो दादी को मंदिर के कोने में रहने वाली एक जड़ी बूटी वाली औरत के पास जाने को बोलते हैं। दादी अकेले उस औरत कविराज से मिलती है। इसी बीच मुस्कान बताती है कि बाकी सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और सबके शरीर में वही केरला वाला जहर मिला। दादी उस जड़ी बूटी वाली औरत से मिलती है और उससे कुछ जरूरी जानकारी हासिल करती है और घर लौटकर मुस्कान को एक गुप्त काम देती है। इसके बाद मुस्कान बड़ी बहू संध्या से मिलने जाती है। संध्या बहुत इमोशनल होकर बोलती है, औलाद खोने वाली माँ का क्या हाल होगा, ये पैसों की भूख सब खत्म कर देगी। वो बोलती है कि उसने सालों तक इस घर में सब बर्दाश्त किया, पर अब तो पानी सिर के ऊपर चला गया है। और इत्रो, मीनूती और गुड्डू ये सब उसके अपनों जैसे थे। संध्या की ममता भरी बातें सुनकर मुस्कान को अपनी माँ की याद आ जाती है। संध्या बताती है कि घर के रिवाज के मुताबिक उसने पूजा के लिए खीर बनाई है। वो थोड़ी सी खीर मुस्कान को देती है और बोलती है, यह भी बहुत कम है, तुम अपनी दादी को दे देना, तुम्हारे लिए मैं बाद में और बना दूंगी। मुस्कान खुशी खुशी वो खीर लेकर घर लौट आती है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सालों पहले सिंघराय परिवार में एक और मौत हुई थी। उस वक्त संध्या लाश के पास बैठकर पागलों की तरह रो रही थी। तब प्रताप ने उसे नींद की दवाई देने को कहा था और आदित्य को तुरंत परिवार लेकर विदेश जाने का हुक्म दिया था ताकि मीडिया को कुछ पता न चले। आखिर ये मौत किसकी थी, ये राज अभी खुलना बाकी है। इधर ऑफिसर बृहस्पति मीनू
मीनोती की बेटी से पूछता है क्या ये गुलाबी बॉल उसकी माँ ने उसे दी थी। बच्ची मना कर देती है कि उसने कभी ऐसी बॉल नहीं देखी। जब मुस्कान वो खीर लेकर दादी के पास पहुंचती है तो दादी तुरंत पूछती है तुमने इसे खाया तो नहीं। मुस्कान बोलती है नहीं, ये तो आपके लिए है। दादी को शक होता है कि इस खीर में जहर हो सकता है, लेकिन मुस्कान अपनी दादी पर भड़क जाती है। उसे लगता है कि संध्या जैसी भोली औरत ऐसा नहीं कर सकती। गुस्से में मुस्कान कह देती है कि इसीलिए मम्मी तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम्हारे शक करने की आदत की वजह से सब तुमसे दूर चले गए। मुस्कान के पिता एक जासूसी लेखक थे और उन्हें यह हुनर अपनी माँ मतलब के दादी से ही मिली थी, लेकिन इसी जासूसी वाली आदत ने दादी को उनके परिवार से अलग कर दिया। मुस्कान की कड़वी बात सुनकर दादी का दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली जाती है। दादी गिरी हुई खीर साफ करते हुए मुस्कान से बोलती है कि ऑफिसर बृहस्पति को फोन करो और कल सबको सिंघर और परिवार के घर पर इकट्ठा होने को कहो। अगले दिन सब जमा हो जाते हैं पर किसी को समझ नहीं आ रहा कि माजरा है क्या। दादी अब एक एक करके रहस्य की परतें खोलना शुरू करती है। दादी बोलती है कि ये सब आम्रपाली की मौत से नहीं बल्कि 2 महीने पहले दुर्गा पूजा के समय से शुरू हुआ, जब सरोज देवी मतलब के दादी का पैर बाथरूम में टूटा था। दादी सीधे संध्या की तरफ देखकर बोलती है बाथरूम में ग्लिसरीन सर्दियों में इस्तेमाल होती है, दुर्गा पूजा की गर्मी में नहीं। क्या मैं सही कह रही हूँ संध्या? सब सन रह जाते हैं। दादी बताती है कि संध्या ने ही बाथरूम में ग्लिसरीन फैलाई थी ताकि उसकी सास अपाहिज हो जाए और घर की पूरी पावर संध्या के हाथ में आ जाए। इसके बाद उसने आम्रपाली की शादी की कमान संभाली और उसे धीरे धीरे खाने और शरबत में वही केरला वाला जहर देना शुरू किया। संध्या ने यह जहर उसी जड़ी बूटी वाली औरत से हासिल किया था। एक के बाद एक कत्ल हो रहे थे। गुड्डू ने संध्या को कविराज के पास जाते देख लिया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए संध्या ने उसके पसंदीदा पालक के सूप में जहर मिलाकर उसे मार दिया और इतरों को इस राज की भनक लग गई थी, इसीलिए संध्या ने उसके सिगरेट में जहर का पाउडर भर दिया। मीनोती सब जानती थी। उस दिन बाजार में मीनोती गुलाबी बॉल दिखाकर पोंग पोंग मतलब जहरीले पेड़ का नाम कहने की कोशिश कर रही थी। संध्या वहीं छिपकर सब देख रही थी। उसने अनु के हाथों मीनोती को खाना भिजवाया जिसमें जहर था। अनु को पता भी नहीं चला कि उसके हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। सबसे खौफनाक बात ये थी कि संध्या ने ही हारू की छोटी बच्ची को वो जहरीले बीज दिए थे और कहा था कि इसे अपनी सब्जी में डाल देना, इससे स्वाद बढ़ेगा, और उसने बच्ची को डरा दिया था कि वो खुद खाने को ना चखे। इस तरह एक मासूम बच्ची के हाथों ही उसके पिता का कत्ल करवा दिया गया। रद्दी वाले रोनोजय को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके हाथ आम्रपाली की वही पुरानी डायरी लग गई थी। असल में उस डायरी में संध्या के पिछले सारे कारनामों का जिक्र था। बीनी ने गलती से वो डायरी रद्दी में बेच दी थी, जिसे वापस पाने के लिए घर में बड़ा हंगामा हुआ था। संध्या सबको मारना नहीं चाहती, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो एक के बाद एक मर्डर करती गई। अब सवाल यह है कि संध्या ने ये सब क्यों किया? इसका सवाल उन 2 छोटी लड़कियों के एक्सीडेंट में छिपा था। वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली और संध्या की बेटी चंद्रावती थी। उस दिन आम्रपाली की माँ मालिनी नई गाड़ी चलाना सीख रही थी और गलती से उसने बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। उस हादसे में संध्या की बेटी चंद्रावती की मौत हो गई और आम्रपाली के सूंघने और स्वाद लेने की शक्ति चली गई। संध्या आज भी अपनी बेटी की मौत के लिए मालिनी को ही अपराधी मानती है। संध्या भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका मानना था कि वो जो भी कर रही है वो कृष्ण की इच्छा है और वो तो बस एक जरिया है। जब ऑफिसर बृहस्पति उसे गिरफ्तार करने आते हैं तो वो अपनी सास को खीर का कटोरा देकर बोलती है, देखिए माँ, मैंने घर का नियम नहीं तोड़ा, इसमें जहर नहीं है, आप खा लीजिए। मैं कितनी अच्छी बहू हूँ ना। असल में जिस दिन संध्या की बेटी मरी थी उसके अगले ही दिन आम्रपाली का जन्मदिन था। तब उसकी सास ने उसे कहा था कि अपना दुख भुलाकर बच्ची के जन्मदिन के लिए खीर बनाओ। उस दिन संध्या का दिल टूट गया था और तभी से उसके मन में पूरे ससुराल के लिए नफरत भर गई। लास्ट में संध्या अपना जुर्म कबूल करके पुलिस के साथ चली जाती है। दादी ने यह पेचीदा केस तो सुलझा लिया, लेकिन अपनी बिल्ली हरी का खोने का गम उनके दिल में अभी भी है। रिपोर्टर वेद दादी को बताता है कि पास के गांव में भी एक ऐसा ही अजीब केस हुआ है। दादी बोलती है कि पहले मुस्कान लंदन चली जाए फिर चलेंगे, लेकिन मुस्कान अब अपनी दादी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती और वहीं रुकने का फैसला करती है। और इसी के साथ ठाकुर मार झूली सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।